हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो उसका पेपर का एनालिसिस अपन देखेंगे। उसकी बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है। उसमें अपन 15 को आपका जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ मैं। उसके बारे में बात करेंगे। नॉन नर्सिंग के भी क्वेश्चंस की बात करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की भी अपन बात करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और एक और बात बता दूँ कि आपके जो भी क्वेश्चंस आए हैं बिल्कुल जीरो बेसिक से आए हैं। जीरो पूरा का पूरा जीरो बेसिक पूछा गया है। कुछ भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो अंत तक बने रहेगा। अपन बात करेंगे डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके डीएसएसबी में 15 तारीख को पूछे गए थे। फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे, तो आप इससे अपना एनालिसिस भी कर सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बिना देरी की बात करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मीनिंग ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन की क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। तो इसको हाइपरकैलेमिया करवाने के लिए स्पाइरोनोलैक्टोन दिया जाता है कि मतलब पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स होता है। रिटेंशन, पोटेशियम का रिटेंशन करवाने के लिए स्पाइरोनोलैक्टोन दिया जाता है। तो पूछा गया था कि स्पाइरोनोलैक्टोन का मतलब क्या है। तो इसका आंसर सही था उसका पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स। देख लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। इसे आप अपने पेपर का एनालिसिस कर सकते हो कि क्या कितने नंबर आपके आ रहे हैं। 100 क्वेश्चन नर्सिंग के आए थे आपके और 100 नॉन नर्सिंग के आए थे, उसकी अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपके मतलब नर्सिंग का जो भी क्वेश्चन आया था स्पाइनोलैक्टोन से पूछा गया था कि मीनिंग ऑफ स्पाइनोलैक्टोन। तो उसमें एक ऑप्शन था पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स, जिसका भी ये ऑप्शन उन्होंने टिक किया था, तो ये राइट होगा। पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स, स्पाइनोलैक्टोन पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स होता है। और ये एक और क्वेश्चन पूछा गया था वर्ल्ड हेल्थ डे एवरी ईयर। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एवरी ईयर वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिसने भी 7 अप्रैल किया था उसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक नॉलेज से पूछा गया है क्वेश्चन। बिनेट सिम्पसन टेस्ट यूज्ड फॉर। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिनेट सिम्पसन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है। बिनेट सिम्पसन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है। आईक्यू लेवल मेंटल रिटार्डेशन को चेक करने के लिए बिनेट सिम्पसन टेस्ट यूज किया जाता है। आईक्यू लेवल मेंटल रिटार्डेशन को चेक करने के लिए इसमें क्या होता है कि टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअल फंक्शन, मतलब आईक्यू लेवल को डिटरमाइन करने के लिए इंडिविजुअल्स के लिए सिम्पसन टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। द एवरेज स्कोर इज 100। इसके अंदर एवरेज स्कोर इसका 100 होता है। पीपल स्कोरिंग बिलो 70 आर कंसिडर टू हैव मेंटल रिटार्डेशन। बिलो 70 है तो इसको मेंटल रिटार्डेशन में कन्वर्ट किया जाएगा। नॉर्मल आईक्यू लेवल अपन पूछा था 70 से 110 होता है, 110 होता है, लेकिन इसमें एवरेज स्कोर इसका पूछा गया है 100 होता है। और अगर बिलो है 70 से तो पेशेंट इज मेंटल रिटार्डेशन। तो बिनेट सिम्पसन टेस्ट यूज किया जाता है। बिनेट सिम्पसन टेस्ट यूज्ड फॉर आईक्यू लेवल को मेजर करने के लिए, मेंटल रिटार्डेशन को चेक करने के लिए, टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअल फंक्शन। इंडिविजुअल के मतलब प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके इंटेलेक्चुअल फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए द एवरेज स्कोर इज 100। पीपल स्कोरिंग बिलो 70 आर कंसिडर टू हैव मेंटल रिटार्डेशन। ये पूछा गया था क्वेश्चन की सिम्पसन टेस्ट यूज किसके लिए किया जाता है। तो आईक्यू लेवल को मेजरमेंट करने के लिए, मेंटल रिटार्डेशन को जिन ये राइट किया था उसका राइट होगा। और इससे भी रिलेटेड कुछ और पूछा जाए कि बिनेट सिम्पसन टेस्ट क्या होता है, तो मैंने आपको पूरा आपको बता दिया है। इसकी एवरेज वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है उसकी भी मैंने बता दी। तो कुछ भी इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आपकी 21 डेज आपका एग्ज़ाम चलेगा और पर डे आपकी 3 शिफ्ट रखी गई है। तो देख लो आप कितने क्वेश्चंस बनेंगे, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड अपन को याद रखना है बिनेट सिम्पसन टेस्ट से कुछ भी अपन पूछा जा सकता है इससे। तो सारा का सारा अपन ज्ञान लेंगे बिनेट सिम्पसन के बारे में। तो मैंने पूरा बता दिया। एवरेज इसका स्कोर इसका 100 होता है और बिलो 70 हो तो वो मेंटल रिटार्डेशन के लिए
एप्लीकेबल होगा। और इसको क्या करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, आईक्यू लेवल को मेजरमेंट करने के लिए, अगर पेशेंट मेंटल रिटार्डेशन का चेक करने के लिए, टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअल फंक्शन, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मोस्ट कॉमन पोजीशन यूज्ड फॉर एपिस्टेक्सिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन पोजीशन यूज्ड फॉर एपिस्टेक्सिस, कौन सी पोजीशन मोस्ट कॉमन दी जाती है एपिस्टेक्सिस के लिए। एपिस्टेक्सिस का मतलब क्या होता है, नोज ब्लीडिंग होती है। और इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है नोज ब्लीडिंग का, ट्रॉमा हो गया या इंजरी हो गई, ट्रॉमा और इंजरी से नोज ब्लीडिंग हो सकती है, उस कंडीशन को अपन एपिस्टेक्सिस बोलेंगे। तो सभी को पता है कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पिंच द नोज, सबसे ऊपर से अपन नोज को पिंच करेंगे और लीनिंग फॉरवर्ड एंड देन अप्लाई कर सकते हैं आइज। तो जिन्होंने भी ये राइट किया था पिंच द नोज एंड लीनिंग फॉरवर्ड, एपिस्टेक्सिस के लिए मोस्ट कॉमन पोजीशन ये दी जाती हैं। एपिस्टेक्सिस क्या होता है, नोज ब्लीडिंग होती है, क्यों होती है, किसका मोस्ट कॉमन कारण क्या है, ट्रॉमा। अगर ट्रॉमा हो गया तो नोज ब्लीडिंग हो सकती है, एपिस्टेक्सिस में आएगा, वो एपिस्टेक्सिस कहलाएगा। तो उसके लिए मोस्ट कॉमन पोजीशन कौन सी होगी, पिंच द नोज एंड लीनिंग फॉरवर्ड। नोज है, नोज को पिंच करेंगे सबसे पहले ऊपर से, और फिर क्या करेंगे, लीनिंग फॉरवर्ड, हेड को नीचे झुकाएंगे और एंड देन अप्लाई आइस, फिर अपन आइस को अप्लाई करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। डिनर फोर्क टेस्ट या डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी विच इज मोस्ट कॉमन सीन इन, ये किस में देखी जाती हैं, डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी, ये पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये पूछा गया था कि डिनर फोर्क टेस्ट या डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी विच इज मोस्ट कॉमन सीन इन, ये किस में देखी जाती हैं। इसमें क्या होती हैं, आपके जो भी डिनर करते हैं तो वो उसका एक एंड चम्मच होता है ना, फोर्क होता है, वो ऐसा होता है ना धातुम तरीके का, तो उसमें ऐसी आपके हैंड्स की डिफॉर्मिटी हो जाती हैं, उस डिनर की फोर्क की तरह आपकी हैंड्स की डिफॉर्मिटी हो जाती है, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी। तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो आपकी जो भी डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर, उसमें आपकी डिस्टल रेडियल का फ्रैक्चर होगा, डिस्टल रेडियल का फ्रैक्चर विद एसोसिएटेड डोर्सल डिस्प्लेसमेंट, और उसमें डोर्सल डिस्प्लेसमेंट होगा एंड इम्पेक्शन एज सीन इन केसेज ऑफ कोलेस फ्रैक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोलेस फ्रैक्चर, उन्होंने आपका राइट ऑप्शन था कोलेस फ्रैक्चर। किस में किया जाता है, डिनर फोर्क टेस्ट या डिफॉर्मिटी मोस्ट कॉमन सीन किस में देखने को मिलती है, कोलेस फ्रैक्चर। आपका हैंड कैसा हो जाएगा, डिनर के फोर्क की तरह, ये ऐसा वो एक चम्मच आता है ना दातुन वाला, उसकी तरह आपकी डिफॉर्मिटी हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा, उसको बोलेंगे कोलेस फ्रैक्चर। जिन्होंने भी कोलेस फ्रैक्चर राइट किया था उसको 1 नंबर दिया जाएगा। डिनर फोर्क टेस्ट डिफॉर्मिटी विच इज मोस्ट कॉमन सीन इन डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर विद एसोसिएटेड डोर्सल डिस्प्लेसमेंट एंड इम्पेक्शन एज सीन इन केसेस ऑफ कोलेस फ्रैक्चर के केस में ये देखने को मिलती है डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी या टेस्ट। आगे अपन बात करते हैं, तो मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है डिनर फोर्क के बारे में। ये तो मोस्ट कॉमन पूछा गया है कि क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये भी पूछा जा सकता है अगले पेपर में। और ये भी क्योटोडियन फीवर सीन इन, क्योटोडियन फीवर किस में देखने को मिलता है, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये भी पूछा गया था क्योटोडियन फीवर सीन इन। तो क्योटोडियन फीवर किस में देखने को मिलता है, मलेरिया के पेशेंट में, मलेरिया है जिसको तो क्योटोडियन फीवर होगा। क्या होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। मलेरिया कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम नवलेसी, अपन बोल सकते हैं नवलेसी प्लाज्मोडियम, उसका मलेरिया का कोज कारण क्या होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम होता है, प्लाज्मोडियम नवनासी अपन बोल सकते हैं, या प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम। क्योटोडियन फीवर इज ए टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फीवर दैट अकर्स डिले फॉर फ्यू आवर्स विद ए 24 पीरियडिकली, मतलब 24 आवर्स में डेली 24 आवर में आपका कंटिन्यूटी ये मतलब अपन बोल सकते हैं 24 आवर्स में ये देखने को मिलता है, 5 टाइम्स में हो सकता है कुछ, मतलब 24 आवर्स में कुछ बार ये आपको फीवर आ सकता है।
उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कोटोडियन फीवर। किस में देखने को मिलता है? मलेरिया में देखने को मिलता है। तो जिसने भी ये मलेरिया का ऑप्शन राइट किया था तो उसको 1 नंबर उनको दिया जाएगा। तो कोटोडियन फीवर क्या होता है मैंने ये भी बता दिया। कितने घंटों तक हो सकता है? मतलब 24 आवर्स में होता है। और उसका कारण क्या है? प्लाज्मोडियम नोवेलेसी उसको बोल सकते हैं, या प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम भी। कोटोडियन फीवर इज ए टाइप ऑफ इंटरमिटेंट फीवर दैट अकर्स डेली फॉर ए फ्यू आवर्स विद ए 24 आवर्स पीरियडिकली। पूछा जा सकता है। और भी मतलब मोस्ट कॉमन सीन इन किस में देखने को मिलता है? मलेरिया में। लेकिन मलेरिया का उसमें कारण पूछा जा सकता है, क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। पूरा का पूरा डेफिनेशन बता दिया है, कुछ भी पूछा जा सकता हो, क्योंकि अपन जो भी एग्जाम में पूछा गया है तो उसके आसपास की अपन सारी की सारी याद कर लेंगे। और विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड, ये भी पूछा गया है। तो सही ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा आपका रिकेट्स। विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी को क्या बोलते हैं? रिकेट्स बोलते हैं। ये ऑप्शन आपके राइट किया तो 1 नंबर आपका इंक्लूड किया जाएगा। विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन ये पूछा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन था आपका रिकेट्स, तो ये राइट किया था। आगे अपन बात करते हैं। अगर ये भी पूछा जा सकता है, ये तो पूछ लिया कि अगर डेफिशिएंसी विटामिन डी की चिल्ड्रन के अंदर है तो उस कंडीशन को रिकेट्स बोलेंगे। तो अगर ये पूछ लिया जाए विटामिन डी डेफिशिएंसी इन अडल्ट्स, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। ये अभी तक नहीं पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है तो मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया कि विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन के अंदर ये पूछा हुआ था तो उस कंडीशन को रिकेट्स बोलेंगे। और विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर अडल्ट्स के अंदर है तो उस कंडीशन को ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। आगे बात करते हैं। एंडोस्कोप एंड कैथेटर इज स्टरलाइजेशन इन विच आइटम। एंडोस्कोप और कैथेटर को कौन से आइटम में स्टरलाइजेशन किया जाता है? एंडोस्कोप एंड कैथेटर को कौन से आइटम में स्टरलाइजेशन किया जाता है? ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन दोनों को साथ में पूछा है। एंडोस्कोप एंड कैथेटर इज स्टरलाइजेशन इन विच आइटम? टू 2% ग्लूट्राएल्डिहाइड। तो 2% आपका ग्लूट्राएल्डिहाइड, उस कंडीशन को अपन बोल सकते हैं या साइडेक्स। जिसने भी ये राइट किया था उनका ऑप्शन राइट होगा। 2% ग्लूट्राएल्डिहाइड में एंडोस्कोप एंड कैथेटर को स्टरलाइजेशन किया जाता है। एंडोस्कोप इंटरनली ऑर्गन को देखने के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है एंडोस्कोप का। कैथेटर इज स्टरलाइजेशन, दोनों को साथ में अगर पूछ लिया जाए तो 2% ग्लूट्राएल्डिहाइड साइडेक्स। अगर इसमें आपको पूछ लिया जाए कि एंडोस्कोप को किस में, डायरेक्ट एंडोस्कोप को पूछ लिया जाए कि एंडोस्कोप को किस में स्टरलाइजेशन किया जाता है तो गामा रेडिएशन में एंडोस्कोप को ओनली फॉर, अगर एंडोस्कोप आ जाए तो गामा रेडिएशन के द्वारा इसको किया जाता है। और जो भी ग्लूट्राएल्डिहाइड हैं उसको अपन बोल सकते हैं एवरी 14 डेज में रिप्लेसमेंट किया जाता है। उसका जो भी सॉल्यूशन है उसको 14 डेज में रिप्लेसमेंट किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। दोनों को साथ में पूछ लिया जाए एंडोस्कोप एंड कैथेटर को कौन से आइटम में स्टरलाइजेशन किया जाता है तो 2% ग्लूट्राएल्डिहाइड साइडेक्स, उस कंडीशन को साइडेक्स बोलेंगे। अगर कैथेटर इज स्टरलाइजेशन इन गामा रेडिएशन, अगर ओनली फॉर कैथेटर का पूछ लिया जाए तो गामा रेडिएशन के अंदर हो सकता है, मतलब गामा रेडिएशन के अंदर उसको स्टरलाइजेशन किया जाएगा। सॉरी, एंडोस्कोप नहीं, गामा रेडिएशन होगा आपका। गामा रेडिएशन के अंदर कैथेटर को स्टरलाइजेशन किया जाएगा। व्हेन फंडल हाइट एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस, फंडल हाइट अम्बलाइकस पर कौन से वीक में आएगी? तो आपके ऑप्शन में था 22 वीक्स। 22 वीक्स राइट आपका होता है, मतलब 24 वीक्स आपके ऑप्शन में नहीं था तो 22 वीक्स था, तो 22 वीक्स आपका राइट होगा। तो फंडल हाइट अम्बलाइकस पे कब आएगी? 22 वीक्स पे या 24 वीक्स पे आपकी फंडल हाइट अम्बलाइकस के लेवल पे आएगी। जिन्होंने भी 22 वीक्स किया है उनका ये राइट होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये एक और क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट आर द मीन ऑफ ग्लूट्राएल्डिहाइड। देखो 2 क्वेश्चन पूछ लिए ग्लूट्राएल्डिहाइड से। एक तो वो पूछा था कि एंडोस्कोप और कैथेटर को कौन से सॉल्यूशन में
स्टेरिलाइजेशन किया जाता है तो 2% ग्लूटाल्डिहाइड। और पूछ लिया है कि ग्लूटाल्डिहाइड का मतलब क्या है, व्हाट आर द मीन ऑफ ग्लूटाल्डिहाइड। तो 2% कंसंट्रेशन ऑफ साइडेक्स इज कॉल्ड एज ग्लूटाल्डिहाइड। 2% अपन बोल सकते हैं 2% कंसंट्रेशन ऑफ साइडेक्स इज कॉल्ड एज ग्लूटाल्डिहाइड। जिन्होंने भी ये राइट किया है उनका ये राइट होगा 2% कंसंट्रेशन ऑफ साइडेक्स इज कॉल्ड एज ग्लूटाल्डिहाइड। 2% कंसंट्रेशन होगी साइडेक्स तो उस कंडीशन को बोलेंगे ग्लूटाल्डिहाइड। मैंने सब पहले ही बता दिया था कि साइडेक्स सॉल्यूशन को डिस्कार्ड कितने दिन बाद करते हैं, आफ्टर 14 डेज। साइडेक्स सॉल्यूशन डिस्कार्ड आफ्टर 14 डेज। ये अपन बोल सकते हैं साइडेक्स सॉल्यूशन को 14 डे में रिप्लेसमेंट किया जाता है, नया सॉल्यूशन यूज किया जाता है। 14 डेज के बाद में उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और नया सॉल्यूशन यूज किया जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि साइडेक्स सॉल्यूशन को कितने दिन में रिप्लेसमेंट किया जाता है, तो 14 डेज के अंदर, 14 डेज के बाद में रिप्लेसमेंट किया जाता है। कुछ भी 14 के अराउंड याद रखना है आपको। तो साइडेक्स सॉल्यूशन डिस्कार्ड आफ्टर 14 डेज। 14 डेज के बाद में साइडेक्स सॉल्यूशन को रिप्लेसमेंट किया जाता है या डिस्कार्ड किया जाता है। ये एक आपका पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब अपन बोल सकते हैं कि आपके एक साइड में विटामिन दे दिए और एक उस टाइम में आपके विटामिन के नाम दे दिए, तो उनको आपको मिलान करना था कि कौन सा विटामिन का क्या नाम है। तो ऑप्शन में आपकी था विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5। तो विटामिन B1 होगा थायमीन। विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन। और विटामिन B2 का नाम क्या होगा, राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 का नाम क्या होगा, नियासिन। और विटामिन B5 का नाम होगा पेंटोथेनिक एसिड। जिसने भी ये राइट किया था उसका राइट होगा ये। विटामिन B1 का नाम होगा थायमीन, विटामिन B2 का नाम होगा राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 का नाम होगा नियासिन और विटामिन B5 का पेंटोथेनिक एसिड। और भी पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पेपर आपका नहीं होता, CBT बेस होता है, CBT बेस होता है, तो वापस रिपीट किया जा सकता है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, विटामिन B1 का नाम होता है थायमीन, विटामिन B2 का नाम होता है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 का होता है नियासिन और विटामिन B5 का होता है पेंटोथेनिक एसिड। तो ये ना देके और भी विटामिन के बारे में पूछ लिया जाता है, तो सभी के सभी विटामिन को आप एक बार रीड आउट कर लेना एग्जाम देने से पहले। अब अपन बात करेंगे, ये तो पूछा हुआ था, लेकिन इनसे रिलेटेड अगर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स पूछ लिए जाएँ तो वो भी अपन पढ़ लेंगे साथ ही साथ, क्या पता उनसे भी क्वेश्चन आ जाए, तो उनके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी होगा। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर होगा, बेरी डिसऑर्डर होगा। आगे बात करते हैं, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से चिलोसिस होगा, लिप्स इन्फ्लेमेशन पर बोल सकते हैं, स्टोमेटाइटिस होगा या ग्लोटाइटिस होगा। B2 की डेफिशिएंसी से चिलोसिस, स्टोमेटाइटिस और ग्लोटाइटिस। राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से या विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से कुछ भी पूछा जा सकता है। नाम भी याद रखना, इनके डिसऑर्डर्स की को भी याद रखना कि डेफिशिएंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है। मैंने नाम तो बता दिया था कि नाम तो आ गया था, लेकिन क्या पता अगले एग्जाम में डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स पूछ लिया जाए, तो मैंने उसको भी इंक्लूड किया है इस वीडियो में। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से सभी को पता है बेरी होता है। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से चिलोसिस, स्टोमेटाइटिस या ग्लोटाइटिस तीनों भी ऑप्शन में आ सकता है, या एक भी ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि या तो चिलोसिस पूछ लिया जाए या स्टोमेटाइटिस पूछ लिया जाए या ग्लोटाइटिस पूछ लिया जाए। और विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा होता है। और विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मैं बता दूं, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो याद रखना विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है, या रेयर चांस में हंटिंगटन भी हो सकता है। तो याद रखना, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से चिलोसिस, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा और विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से बर्निंग फिट सिंड्रोम। बर्निंग फिट सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है, हंटिंगटन और हंटिंगटन भी पूछा जा सकता है विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से। तो विटामिन B2 इम्पोर्टेंट है, विटामिन B3 इम्पोर्टेंट है, विटामिन B5 इम्पोर्टेंट है। मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार इसको शेयर ज़रूर करना आपके दोस्तों के साथ में, जिसने भी एग्ज़ाम दिया है उनको एक बार शेयर ज़रूर करना, और जो भी जिनका भी एग्ज़ाम है उनको भी एक बार शेयर करना, क्या पता इनसे भी उनको वापस रिपीट देखने को मिल जाए क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं अपन।
ये देखो प्री इक्लेम्सिया के बारे में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और डीएसएसबी एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ प्री इक्लेम्सिया, तो प्री इक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस है कि प्री इक्लेम्सिया क्या होता है कि मतलब जो हो गया आपकी प्रोटीन यूरिया हो गया, जो भी आपकी बीपी बढ़ी हुई है, रैपिड आपकी जो भी बीपी हो गई है, इंक्रीज हो गई है बीपी, और एडिमा की कंडीशन, मतलब पी का मतलब आपका होगा प्रोटीन यूरिया, ए का मतलब होगा आपका एडिमा, और आर का मतलब होगा रैपिड बीपी अपन बोल सकते हैं, राइज बीपी बोल सकते हैं। तो ये ड्रग्स क्यों दी जाती हैं? क्योंकि प्री इक्लेम्सिया आगे कोज ना होके इक्लेम्सिया में ना बदल जाए। इक्लेम्सिया में जैसे प्री इक्लेम्सिया है, प्री इक्लेम्सिया में ना हो जाए, तो उसे बचाने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस दी जाती है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट क्यों दी जाती है? क्योंकि प्री इक्लेम्सिया आगे कोज ना करे इक्लेम्सिया में। इक्लेम्सिया क्या होता है, जो भी आपकी प्रोटीन यूरिया हो गई, राइज बीपी हो गई और एडिमा हो गई, उसके साथ ही साथ में इंक्लूड हो गई अगर सीजर्स आ रहे हैं, उस पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, कन्वल्जन्स आ रहे हैं, तो वो कंडीशन कहलाएगी इक्लेम्सिया। तो पूरी की पूरी हो गई आपकी इक्लेम्सिया। रिवाइज हो गया मेरा आपका, और मैंने ये भी बता दिया था कि प्री इक्लेम्सिया भी आपका रिवाइज हो गया है। प्री इक्लेम्सिया क्या होता है, इक्लेम्सिया क्या होता है, दोनों बता दिए। और आपकी ये ड्रग ऑफ चॉइस होगी प्री इक्लेम्सिया की MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। और मैग्नीशियम सल्फेट दी जा रही हैं तो उस कंडीशन में आपको रेस्पिरेटरी रेट उसका मॉनिटर करना है, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट क्या होगा आपका डिफ्रेस होगा। तो एवरी आपको रेस्पिरेशन चेक करना पेशेंट का। और एक और पूछा गया था, व्हाट इज एस्प्री डे कॉर्प्स। एस्प्री डे कॉर्प्स क्या होता है, पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो एस्प्री डे कॉर्प्स क्या होता है? एस्प्री डे कॉर्प्स इज ए फीलिंग ऑफ लॉयल्टी, एक फीलिंग ऑफ लॉयल्टी एंड प्राइड दैट इज शेयर्ड बाय द members of a group who consider themselves to be different from other peoples in same special way। कोई भी अदर पीपल्स हैं और एक ही वे में, जो भी सेम पीपल हैं उसके एक ही वे में जा रहे हैं, उनको क्या करना है, ग्रुप मेंबर में उनको अपनी क्या शेयर करनी है, अपनी जो भी फीलिंग्स है, लॉयल्टी है, उसको शेयर करनी। दैट इज कॉल्ड एज एस्प्री डे कॉर्प्स। याद रखना, वापिस रिवाइज हो सकता है। एस्प्री डे कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, आपको फीलिंग ऑफ लॉयल्टी याद रखना है। जिन्होंने भी ये फीलिंग ऑफ लॉयल्टी किया है उसका राइट होगा। तो एस्प्री डे कॉर्प्स इज ए फीलिंग ऑफ लॉयल्टी एंड प्राइड दैट इज शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप हु कंसिडर देमसेल्व्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल इन सम स्पेशल वे। दोनों बता दिए हैं, पूरी की पूरी डेफिनेशन मैंने बता दी है, याद रखना, वापिस रिवाइज हो सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि अनोदर नेम और सिनोनिम्स ऑफ एस्प्री डे कॉर्प्स, ये पूछा जा सकता है। वो तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अपन को क्या करना है कि एस्प्री डे से पूछा हुआ है तो उसके चारों ओर अपन को याद करने हैं क्वेश्चन। अनोदर नेम और सिनोनिम्स ऑफ एस्प्री डे कॉर्प्स, तो उसको मोरल या टीम स्पिरिट भी बोलते हैं, या मोरल या टीम स्पिरिट भी बोला जाता है एस्प्री डे कॉर्प्स को। उसका अनोदर नेम या सिनोनिम है एस्प्री डे कॉर्प्स का मोरल या टीम स्पिरिट, दोनों पूछे जा सकते हैं। ये हो गया व्हाट इज एस्प्री डे कॉर्प्स सिंड्रोम। एस्प्री डे कॉर्प्स सिंड्रोम क्या होता है मैंने अभी बता दिया। एस्प्री डे कॉर्प्स इज ए फीलिंग ऑफ लॉयल्टी एंड प्राइड दैट इज शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप हु कंसिडर देमसेल्व्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल इन सम स्पेशल वे। आपको डायरेक्ट लाइनिंग देखने को मिलेगी, फीलिंग ऑफ लॉयल्टी इज ए एस्प्री डे कॉर्प्स। और इसका अनदर नेम्स पूछा जा सकता है या सिनोनिम्स ऑफ एस्प्री डे कॉर्प्स है, तो मोरल या टीम स्पिरिट हो सकता है। मोरल और टीम स्पिरिट ये भी पूछा जा सकता है। तो अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया है, मतलब आसपास के नॉलेज के बारे में भी अपन ने पता कर लिया है, एस्प्री डे कॉर्प्स के बारे में भी पता कर लिया कि इसका सिनोनिम्स क्या है। ये भी पूछा जा सकता है कि अगले क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है और रिपीट भी क्वेश्चन हो सकता है। एस्प्री डे कॉर्प्स का सिनोनिम्स होता है मोरल और टीम स्पिरिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा जा सकता है, वो तो पूछा गया था एस्प्री डे कॉर्प्स क्या होता है, और मैंने अभी इसमें इंक्लूड कर दिया है कि मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट MgSO4 का एंटीडोट कौन सा होता है। तो
कैल्शियम ग्लूकोनेट इज ए एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट या MgSO4। तो मैग्नीशियम सल्फेट तो पूछा गया था कि किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्री एक्लेम्सिया की, और उसका अपन बोल सकते हैं कि उसको कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है मैग्नीशियम सल्फेट से। अब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, तो रेस्पिरेटरी रेट को मॉनिटर करते हैं, और मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। क्या बता ये भी पूछ ले, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट्स इट्स ऑटोलोनी साइन, ये तो पूछा जा चुका है व्हाट इज़ ऑटोलोनी साइन, लेकिन फिर भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ ऑटोलोनी साइन, ऑटोलोनी साइन क्या होता है, ये एक अपन बोल सकते हैं कि DDH डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप। व्हाट इज एस्प्री कॉप्स अपन ने अभी डिस्कस किया है। व्हाट इज एस्प्री कॉप्स, एस्प्री कॉप्स क्या होता है पूछा गया क्वेश्चन है। अगर किसी ने राइट किया है तो देख सकते हो इसकी डेफिनेशन क्या है। एस्प्री कॉप्स इज ए फीलिंग ऑफ लॉयल्टी, आपके ऑप्शन में फीलिंग ऑफ लॉयल्टी देखने को मिला था। जिस किसी ने ये राइट किया उसका एक नंबर प्लस में होगा। एंड प्राइड दैट इज शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप हु कंसिडर देमसेल्व्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल इन सम स्पेशल वे। ये क्वेश्चन हो गया। अगला इम्पोर्टेंट है, मतलब अपन यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो गया एस्प्री डे क्रॉप्स, तो इससे रिलेटेड अपन और पढ़ेंगे। तो ये आ सकता है अनदर नेम और सिनोनेम ऑफ एस्प्री डे क्रॉप्स, मोरल और टीम स्पिरिट पूछा जा सकता है। एस्प्री डे क्रॉप्स की सारी बातें अपन याद कर लेंगे, पूरी की पूरी डेफिनेशन याद कर ली, और इसका सिनोनेम या अदर नेम अपन बोल सकते हैं कि मोरल या टीम स्पिरिट। ये भी पूछा जा सकता है कि मोरल क्या होता है, व्हाट इज मोरल, तो फीलिंग ऑफ लॉयल्टी। या ये पूछा जा सकता है टीम स्पिरिट क्या होता है, व्हाट इज टीम स्पिरिट, तो फीलिंग ऑफ लॉयल्टी। आगे बात करते हैं, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन उनको ऐड करने हैं टॉपिक वाइज। उन्होंने क्वेश्चन पर दिए हैं आपके एग्ज़ाम में, तो अपन किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सभी को सभी पढ़ेंगे। तो जीरो बेसिक लेवल से आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना। मैग्नीशियम सल्फेट एंटीडोट सभी को पता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये भी पूछा हुआ है। ऑटोलोनी साइन क्या है, इसकी सारी बातें अपन ध्यान रखेंगे। तो उसके ऑप्शन में आपको देखने को मिला था DDH डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप में ये ऑटोलोनी साइन देखने को मिलता है। ऑटोलोनी साइन क्या होता है, बिल्कुल इजी है। अपन बात करते हैं, द ऑटोलोनी साइन इज ए टेस्ट दैट कैन डिटेक्ट ए डिसलोकेटेड हिप, DDH डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप इन न्यूबॉर्न्स के अंदर। इट्स आल्सो नाउन एज द ऑटोलोनी टेस्ट भी बोल सकते हैं, या मैन्यूअर भी बोल सकते हैं। द टेस्ट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप, मतलब फॉलोइंग स्टेप में इसको अपन देखेंगे क्या क्या इस टेस्ट में होता है। पूरा का पूरा मैं एक बार ये पढ़ लेते हैं, बाद में मैं अपने तरीके से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो, हैव द पेशेंट रिलैक्स, पेशेंट को क्या करेंगे, बेबी को क्या करेंगे, रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे। फ्लैक्स द पेशेंट्स हिप एंड नीज टू 90 डिग्रीज, नी को ये अपना बेबी हो गया, तो ये इसकी नी है, तो इनको क्या करना है, फ्लैक्स, ये अपने फ्लैक्स कर दी, और क्या करनी है, इनको 90 डिग्री एंगल पे रखना है, मतलब 90 डिग्री थोड़ी ऊपर करनी है, 90 डिग्री एंगल पे रखनी है। हैव द पेशेंट, हैव द एग्जामिनर प्लेस द एग्जामिनर्स हैंड्स ओवर द पेशेंट्स नीज, ये अपना बेबी है, अभी मैंने बताया ये नी हो गई, ये नी अपने रखी है, और एग्जामिनर के हैंड कहाँ पे होंगे, नीज पे होंगे। प्लेस द एग्जामिनर्स हैंड्स ओवर द पेशेंट्स नीज विद देयर थंब के द्वारा ऑन द मीडियल थाई एंड देयर फिंगर्स ऑन द लेटरल थाई एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर। यहाँ पे हो गया, देखो यहाँ से अपना थंब रखेगा, और लेटरल मीडियल थाई से कौन सा अपना थंब वहाँ पे रखेगा, एंड देयर फिंगर्स, और पीछे की ओर, थाई के पीछे की ओर अपनी फिंगर्स रखेगा, एंड ग्रेटर ट्रोकेंटर एरिया पे जेंटली अप्लाई प्रेशर, और उसमें यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया जाएगा अपने हाथ के द्वारा। और अगर वहाँ पे अपना एसिटाबुलम है, फीमर का हेड एसिटाबुलम में चला जाएगा, और एक क्लिक साउंड आएगी, तो अपना प्रोसीजर होगा ऑटोलोनी साइन। क्लिक
की आवाज़ आएगी। देखो, जेंटली अप्लाई प्रेशर ओवर द ग्रेटर ट्रंकेटर, स्लोली एबडक्ट द हिप्स थ्रू 90 डिग्रीज। ये हो गया। फील द फेमोरल हेड स्लिपिंग इनटू द एसिटाबुलम। फेमोरल का जो हेड होगा वो यहाँ पे एसिटाबुलम, ये एसिटाबुलम है, यहाँ पे फील होगा कुछ क्लिक की साउंड की आवाज़ आएगी। एंड देन पॉजिटिव ऑटोलोनी साइन, ये ऑटोलोनी साइन होता है। पूछा गया क्वेश्चन है, इसे और भी बन सकते हैं, तो मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, वो तो ऑटोलोनी साइन पूछ लिया है, यही इसी का रिलेटेड है। बोरलोव साउंड सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसमें बोरलोव साउंड, इसमें बोरलोव टेस्ट होता है, इसमें कोई किसी प्रकार की साउंड नहीं आती है। लेकिन अपन देखते हैं। स्टैंड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, कोच फेसिंग द बेबी, स्टेबलाइज द पेल्विस विद वन हैंड, grabs the knee with the other hand and flex the hip at 90 degree. Apply a posterior force through the femur as thigh is gently abducted by 10 से 20 degrees. Place mild pressure on the knees while directing the force posteriorly. इसमें क्या होता है, ये बेबी हो गया अपना, यहाँ से देखो ये नीज हो गई उसकी, ये नी हो गई, यहाँ पे उनको सीधा रखना है। और क्या करेगा, प्रेशर फोर्स लगाएगा, अपनी ओर खींचेगा उसको, तो वो फीमर हेड वहाँ से एसिटाबुलम से हट जाएगा। तो उस कंडीशन को बोल लेंगे बार्लोव टेस्ट। याद देखो, स्टैंड द एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, ये भी DDH में किया जाता है। बस आपको ध्यान रखना है कि बार्लोव टेस्ट किस में किया जाता है, DDH में, और डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप में। और ऑटोलोनी साइन भी किस में देखने को मिलता है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप में। दोनों टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार के किया जाते हैं। स्टैंड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, कोच फेसिंग द बेबी, स्टेबलाइज द पेल्विस विद वन हैंड, grabs the knee with the other hand and flex the hip to 90 degrees. Apply a posterior force through the femur as the thigh is gently abducted by 10 से 20 डिग्रीज। प्लेस माइल्ड प्रेशर, हल्का सा प्रेशर देंगे ऑन द नीज के अंदर, वाइल डायरेक्टिंग द फोर्स पोस्टीरियरली। ये अपना हो गया बार्लोव टेस्ट। क्योंकि ये ऑटोलोनी साइन तो पूछ लिया है, ये ऑटोलोनी टेस्ट पूछ लिया है, लेकिन अगले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है बार्लोव टेस्ट क्या होता है, किसमें देखने को मिलता है। डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप न्यू बोन्स के अंदर किया जाता है। और एक और है, आपको अगर नॉन नर्सिंग कहाँ से पढ़नी है, मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया है, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि नॉन नर्सिंग कहाँ से पढ़े और जिससे आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए, और कितने क्या क्वेश्चंस करने हैं। मैंने एक वीडियो पूरा का पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखना। मैं उसकी लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपके डिबल ट्रे SB में ये पेपर था। और नॉन नर्सिंग कहाँ से पढ़े उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है कि आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए। कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो ज़रूर एक बार देखना। उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और एक और था, यहाँ पे करंट अफेयर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी मैंने सेशंस ले रखे हैं, तो उसकी लिंक भी मैं यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उनको भी ज़रूर देखना। और 50 टॉप करंट इम्पोर्टेंट DSSB के सिलेबस में मैंने इंक्लूड किए हैं, उनको ज़रूर देखना, क्या पता आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना, पूरा वीडियो देखना आप। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉन नर्सिंग कहाँ से पढ़े, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, इसी वीडियो में मैं बता दूंगा। और चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट आर द प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT, ये पूछा हुआ था। ECT का प्राइमरी इंडिकेशन क्या है, किस में दिया जाता है, तो प्राइमरी इंडिकेशन होगा मेजर डिप्रेशन के पेशेंट में ECT दी जाती है। व्हाट आर द प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT मेजर डिप्रेशन के पेशेंट में दी जाती हैं। हेल्यूसिनेशन इज ए डिसऑर्डर, हेल्यूसिनेशन किसका डिसऑर्डर है, एक परसेप्शनल डिसऑर्डर है। मतलब इसमें क्या होती हैं अभी मैं बता रहा हूँ, पूरा का पूरा अपन डिटेल से डिस्क्रिप्शन करेंगे। हेल्यूसिनेशन इज ए डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शनल डिसऑर्डर, हेल्यूसिनेशन किसका डिसऑर्डर है, परसेप्शनल डिसऑर्डर। जिसने भी ये राइट किया हो उनका राइट होगा, परसेप्शनल डिसऑर्डर होता है हेल्यूसिनेशन। तो हेल्यूसिनेशन में क्या होता है कि इसमें स्टिमुलाई अब्सेंट होती हैं, आपकी स्टिमुलाई अब्सेंट होगी, ऑब्जेक्ट भी आपका क्या होगा, अब्सेंट होगा, लेकिन पेशेंट को
लेकिन हेलुसिनेशन के पेशेंट को क्या दिखेगा, वहाँ पे कोई है, मतलब कोई पेशेंट उनको वहाँ पे कुछ दिखेगा या उसकी कुछ आवाज़ आएगी, लेकिन वहाँ पे फिर भी कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन पेशेंट को लगेगा वहाँ पे कुछ है, तो फॉल्स हेलुसिनेशन वहाँ पे होगा। ऑडिटरी हेलुसिनेशन होगा, सेंसरी हेलुसिनेशन होगा, ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होगा कि मेरे खाने में कुछ है, तो सारे के सारे हेलुसिनेशंस वहाँ पे होंगे, मतलब ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है तो फिर भी उनको परसेप्शन होगा। और इल्यूजन में क्या होता है, इल्यूजन भी एक परसेप्शनल डिसऑर्डर होता है। इल्यूजन आपका इल्यूजन भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्या पता आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। इल्यूजन के लिए भी मैंने एक सेशन ले रखा, उसको भी जरूर देखना, उसकी भी लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इल्यूजन क्या होता है, ये इसमें तो स्टिमुलाई क्या होती है, प्रजेंट होती हैं, स्टिमुलाई क्या होती है, प्रजेंट होती है, ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, प्रजेंट होता है, सारे के सारे इसमें प्रजेंट होते हैं। प्रजेंट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई यहाँ पे रस्सी पड़ी है, पेशेंट जा रहा है, ये आपका पेशेंट है, ये पेशेंट है, पेशेंट जा रहा है, यहाँ पे वो रस्सी को देखेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हो गया, और क्या होगा, रस्सी उसको देखेगी सांप, तो गलत परसेप्शन हो रहा है, तो फॉल्स अपन बोल सकते हैं कि परसेप्शन है, स्टिमुलाई है, लेकिन उसको रस्सी ना दिख के उसको क्या दिख रहा है, सांप दिख रहा है, तो उसमें क्या होगा, स्टिमुलाई प्रेजेंट और आपका ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट होगा। चलिए आगे बात करते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, हेलुसिनेशन के बारे में सारे याद कर लेना है आपको। नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड कितना होता है, 5 से 20 ml होता है। पूछा गया क्वेश्चन है, नॉर्मल पेरिकार्डियल फ्लूइड इज 5 to 20 ml। इफ यू वेव इज प्रोमिनेंट इज सीन इन विच कंडीशन। अगर यू वेव आपकी, ये देखो अभी अब एक्सप्लेन करते हैं यू वेव कहाँ पे क्या होती हैं। यू वेव है आपकी, सपोज दैट ये आपकी ये होगी P, यहाँ पे QRS, ये होगी आपकी U और ये T। ये देखो यू वेव बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिल रही है, तो वो कंडीशन किसको इंडिकेट करेगी, हाइपोकैलेमिया को इंडिकेट करेगी। चलिए आगे बात करते हैं अपन। एयर एक्यूमुलेशन इन प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड। प्लूरल स्पेस में एयर एक्यूमुलेट हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन अगर होगी। एयर एक्यूमुलेशन इन प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड न्यूमोथोरेक्स। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, एयर एक्यूमुलेशन इन प्लूरल स्पेस, प्लूरल के अंदर अगर एयर स्पेस है तो उस कंडीशन को बोलेंगे न्यूमोथोरेक्स। पूछा हुआ है तो सारे के सारे अपन प्लूरल स्पेस से क्वेश्चन करेंगे। पूछा क्या पता क्या ये भी पूछ लिया जाए, न्यूमोथोरेक्स को पूछ लिया है तो क्या पता इसे और भी पूछ लेता है। इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड इज कॉल्ड एज पेरिकार्डिटिस। अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड में क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, नॉर्मल 5 से 20 ml होता है, ये भी पूछ लिया है। और इसमें प्लूरल स्पेस में अगर एयर एक्यूमुलेशन हो जाए तो उस कंडीशन को न्यूमोथोरेक्स बोलेंगे, लेकिन इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस कंडीशन को बोलेंगे पेरिकार्डिटिस। पेरिकार्डिटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड इज कॉल्ड एज पेरिकार्डिटिस। आगे बात करते हैं, अगर प्लूरल स्पेस में पस कलेक्शन हो जाए, एक्यूमुलेशन हो जाए तो उस कंडीशन को बोलेंगे पायोथेरेक्स। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि प्लूरल स्पेस से क्वेश्चन पुट हुआ है तो उसके आसपास के सारे क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। पस एक्यूमुलेशन इन प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड एज पायोथोरेक्स। अगर प्लूरल स्पेस में क्या हो जाए, ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसको कंडीशन को क्या बोलेंगे, हीमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स हो गया आपका, पायोथोरेक्स हो गया और हीमोथोरेक्स हो गया, तीनों को अपन ने पढ़ लिया है। हीमोथोरेक्स को न्यूमोथोरेक्स को पूछा हुआ है, क्या पता पायोथोरेक्स भी पूछ लिया जाए, हीमोथोरेक्स भी पूछ लिया जाए, तो न्यूमोथोरेक्स को पूछा हुआ है तो उससे सारे रिलेटेड हमने पढ़ लिए। पस एक्यूमुलेशन इन प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड एज पायोथोरेक्स। ब्लड एक्यूमुलेशन इन प्लूरल स्पेस इज कॉल्ड एज हीमोथोरेक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर और सब्सक्राइब करना। पॉजिटिव एजेंट ऑफ लाइम डिजीज़, ये देखो लाइम डिजीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और भी पूछा जा सकता है। पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, लाइम डिजीज़ मतलब टिक के ब्रेक करने से, मतलब टिक के काटने से ये फैलता है, लेकिन टिक ना बोल के इसमें पॉजिटिव एजेंट कौन सा क्या होगा अपन देखते हैं। ये तो टिक है, मच्छर है, तो उसके काटने से लाइम डिजीज़ होती है। लाइम डिजीज इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया बोरलिया बर्गडोरफेरी। याद रखना, बोरेलिया बर्गडोरफेरी, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। पॉजिटिव एजेंट पूछा है इसमें
बोरेलिया बर्गडोरफेरी या बी बर्गडोरफेरी से याद रखना, विच इज स्प्रेड टू ह्यूमंस, ह्यूमंस के अंदर स्प्रेड होता है थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड, देखो मैंने कहा ना, उसके काटने से, बाइट होने से, थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड ब्लैक लेग्ड टिक, ब्लैक लेग्ड टिक होता है आल्सो नाउन एज ए डियर टिक, ब्लैक लेग टिक को क्या बोलते हैं, डियर टिक। ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लैक लेग्ड टिक को क्या बोलते हैं, ए डियर टिक। द मोस्ट कॉमन कैरीज ऑफ द बैक्टीरिया आर इमेच्योर डियर ट्रिक्स, और बैक्टीरिया कौन से मोस्ट कॉमन बैक्टीरियाज को कौन कलेक्ट करके रखते हैं, कैरेज करके रखते हैं, तो डियर टिक्स। डियर टिक्स क्यों होता है, ब्लैक टिक को डियर टिक बोलते हैं, डियर टिक से ही इसको बोरेलिया बर्गडोरफेरी को कैरीज करके रखता है। पूछा जा सकता है मोस्ट कॉमन कैरीज क्या, बोरेलिया बर्गडोरफेरी को कौन करे कैरीज करके रखता है, डियर टिक, या अपन बोल सकते हैं ब्लैक टिक। आगे बात करते हैं कोल्ड, जिस कंडीशन को डियर टिक्स को अपन इमेच्योर डियर टिक्स को अपन बोल सकते हैं निम्फस, NYMPHS निम्फस, डियर टिक्स को बोलते हैं, इमेच्योर डियर टिक्स को बोलते हैं निम्फस। पूछा जा सकता है विच आर अबाउट द साइज ऑफ पिन हेड, उसकी साइज कैसी होती है, पिन के हेड की तरह। निम्फस बिकम इन्फेक्टेड व्हेन दे फीड ऑन स्मॉल रोडेंट्स सच एज माइस दैट आर इन्फेक्टेड विद बोरेलिया बर्गडोरफेरी। याद रखना निम्पस क्या होते हैं, इमेच्योर डियर टिक्स को निम्पस बोलते हैं, विच आर अबाउट द साइज ऑफ पिन शेप्ड की होती हैं, पिन के हेड की शेप की होती हैं। निम्पस बिकम इन्फेक्टेड व्हेन दे फीड ऑन स्मॉल रोडेंट्स सच एज माइस के फीड करने से, दैट आर इन्फेक्टेड विद, जो क्या है इन्फेक्टेड हैं बोरेलिया बर्गडोरफेरी से। तो लाइम डिजीज से कुछ भी पूछा जा सकता है, सारा का सारा आपने डिस्कस कर लिया है। आगे अपन बोलते हैं स्ट्राबिस्मस इज ए, स्ट्राबिस्मस क्या है, पूछा हुआ है स्ट्राबिस्मस क्या है, अल्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल आई, नॉर्मल आई में अल्ट्रेशन होने की कंडीशन को स्ट्राबिस्मस बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस्ड आईज, इसमें आईज ये देखो, इसमें ये आईज हैं, ये क्या हो जाएगी क्रॉस में दिखेगी, तो उस कंडीशन को बोलें स्ट्राबिस्मस इज ए क्रॉस्ड आइज। ये भी ऑप्शन में था, अगर इसने राइट किया तो उनका राइट होगा क्रॉस्ड आइज, या अपन बोल सकते हैं अल्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल आइज। व्हाट इज द मेन कोज ऑफ स्ट्राबिस्मस, क्या पता अगर मेन कोज पूछ लिया जाए स्ट्राबिस्मस का, स्ट्राबिस्मस तो पूछ लिया कि ये क्या है, कि अल्ट्रेशन इन नॉर्मल आई, या अपन बोल सकते हैं कि क्रॉस्ड आइज, लेकिन इसका मेन कारण भी पूछ लिया जाए कि क्या कोज है कि स्ट्राबिस्मस हो रहा है पेशेंट को, तो मोस्ट स्ट्राबिस्मस हैपन्स बिकॉज ऑफ ए प्रॉब्लम विद न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल ऑफ योर आई मूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पता अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है आपकी आई का मूवमेंट में, तो वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से स्ट्राबिस्मस की कंडीशन अकर होती है। मोस्ट स्ट्राबिस्मस हैपन्स बिकॉज ऑफ ए प्रॉब्लम विद न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल ऑफ योर आई मूवमेंट। तो आई में क्या होगा, अल्ट्रेशन होगा और क्रॉस्ड आई होगी, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, स्ट्राबिस्मस। व्हाट इज फाइनेंस क्राइटेरिया, व्हाट इज फाइनेंस क्राइटेरिया, फाइनेंस क्राइटेरिया क्या है, तो यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ लेप्टोस्पाइरोसिस, तो लेप्टोस्पाइरोसिस के डायग्नोसिस के लिए फाइनेंस क्राइटेरिया को यूज़ किया जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है, फाइनेंस क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ लेप्टोस्पाइरोसिस के डायग्नोसिस करने के लिए फाइनेंस क्राइटेरिया का यूज़ किया जाता है। पूरा का पूरा अपन एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि नया क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है इसके अराउंड। तो फाइनेंस स्कोर वाज ऑब्टेन्ड द ईच पेशेंट यूजिंग क्लिनिकल, प्रत्येक पेशेंट के क्लिनिकल यूज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है। एपिडेमियोलॉजिकल एंड लेबोरेटरी डाटा अकॉर्डिंग टू टेबल के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। अगर इसको ए स्कोर ऑफ 25 और मोर ऑफ फॉर पार्ट ए बी एंड सी, अगर पार्ट हैं एक स्कोर है 25 है, और अगर अलग हैं तो ए बी और सी के पार्ट में डिवाइड करेंगे, और स्कोर ऑफ 26 है, अगर 6 हैं और मोर फॉर पार्ट ए एंड बी वाज कंसिडर्ड एज प्रिजिम्टिव लेप्टोस्पाइरोसिस। इसको बिल्कुल आपको ऐसा का ऐसा पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द मोर सीवियर फॉर्म ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। लेप्टोस्पायरोसिस को डायग्नोसिस करने के लिए कौन से क्राइटेरिया का यूज़ किया जाता है? फाइनेंस क्राइटेरिया पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, द मोर सीवियर फॉर्म ऑफ लेप्टोस्पायरोसिस नाउन एज वेल्स डिजीज, तो लेप्टोस्पायरोसिस की सीवियर कंडीशन को क्या बोलेंगे? वेल्स डिजीज। वेल्स डिजीज इज करेक्टराइज्ड बाय द ट्रायड ऑफ, ये क्या होता है? ट्रायड होता है जॉन्डिस का होगा, रिनल इम्पेयरमेंट का और हेमरेज का। अपन बोल सकते हैं कि हेमरेज का कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? वेल्स डिजीज। क्योंकि लेप्टोस्पायरोसिस हो गया है, तो उस कंडीशन में अगर लेप्टोस्पायरोसिस सीवियर कंडीशन हो जाए तो उस कंडीशन को बोलेंगे वेल्स डिजीज। वेल्स डिजीज एक ट्रायड होता है, किसका होता है? जॉन्डिस का, रिनल इम्पेयरमेंट का और हेमरेज का पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ट्रायड होता है 3 डिजीज का, जॉन्डिस, रिनल इम्पेयरमेंट और हेमरेज का, ये तीनों डिजीज पूछी जा सकती हैं। व्हाट इज मायरे क्राइटेरिया? फाइनेंस क्राइटेरिया पूछा है तो मायरे क्राइटेरिया भी पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज मायरे क्राइटेरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द 6 एलिमेंट्स ऑफ द मायरे को अपन अलग अलग क्राइटेरिया में बांटा गया है, उसकी खुद की डेफिनेशन है, उसके खुद के नाम में ही। तो MAARIE, ये 6 एलिमेंट्स हो गए। फ्रेमवर्क मेथड, सबसे M का मतलब होगा मेथड, M का मतलब क्या होगा? मेथड। फर्स्ट A का मतलब होगा असाइनमेंट, सेकेंड A का मतलब होगा असेसमेंट, और R का मतलब होगा रिजल्ट्स, और I का मतलब होगा इंटरप्रिटेशन, और E का मतलब होता एक्सट्रापोलेशन। एंड थ्री क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद ईच एलिमेंट। अगर किसी पैसेज में ये देखने 3 मतलब हम बोल सकते हैं मेथड, असाइनमेंट और असेसमेंट अपन ये करते हैं, तो वो क्राइटेरिया कौन सा होगा? मायरे क्राइटेरिया पूछा जा सकता है। व्हाट इज सूजर्स क्राइटेरिया, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि फाइनेंस क्राइटेरिया पूछा हुआ है तो मायरे क्राइटेरिया भी और सूजर्स क्राइटेरिया भी पूछा जा सकता है। सूजर्स द थ्री ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स ऑफ द ऑथर होगा, इसमें 3 पॉइंट्स होती हैं। ऑथर क्या करता है? एसोसिएशन, प्रोबेबिलिटी, कैजुअलिटी और टाइम ऑर्डर एंड डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट। इसमें 3 ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स होते हैं जिसमें एसोसिएशन को रखा गया है। एसोसिएशन या मतलब बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कैजुअलिटी, टाइम ऑर्डर एंड डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट। इफेक्ट का डायरेक्शन क्या हो रहा है? टाइम ऑर्डर से दिया जा रहा है। एसोसिएशन या कैजुअलिटी क्या है? व्हाट इज द ट्रायड ऑफ इपिलोया? व्हाट इज द ट्रायड ऑफ इपिलोया? इपिलोया ट्रायड क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो शर्लॉक कोइनेड द टर्म एपिलोया, तो शेरलॉक ये इन्होंने डिस्कवर किया था। कोइनेड मतलब डिस्कवर करना। द टर्म एपिलोया एनकम्पासिंग द क्लिनिकल ट्रायड ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी के क्लिनिकल ट्रायड को क्या बोलते हैं? एपिलोया। जैसे लो एपिलेप्सी, ट्रायड ऑफ एपिलेप्सी हो गया लो इंटेलिजेंस एंड एडिनोमा सेबेसिकम, और एडिनोमा सेबेसिकम की कंडीशन के ट्रायड को अपन बोलते हैं एपिलोया। याद रखना, सर लो कोइनेड द टर्म एपिलोया एनकम्पासिंग द क्लिनिकल ट्रायड ऑफ एपिलेप्सी के क्लिनिकल ट्रायड को इसमें इंक्लूड किया है। जैसे फर्स्ट हो गया लो इंटेलिजेंस, सेकेंड हो गया एडिनोमा हो गया आपका एडिनोमा, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एडिनोमा हो गई, और सेबेसिकम, ये 3 रखे गए, इंटेलिजेंस, एडिनोमा एंड सेबेसिकम। एपिलेप्सी के ट्रायड की कंडीशन को एपिलोया बोलते हैं। एपिलेप्सी से ही बना है एपिलोया। व्हाट इज बारकोफ क्राइटेरिया? बारकोफ क्राइटेरिया इंक्लूड, बारकोफ क्राइटेरिया कौन कौन सी कंडीशन में इंक्लूड किया जाता है? एटलीस्ट 9 लीजन्स ऑन T2 वेटेड इमेजेस। अपन बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 9 लीजन्स होते हैं T2 के आधार पर, T2 के पोजीशन पर, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 3 प्रीवेंट्रिकुलर लीजन्स, मतलब एटलीस्ट 3 प्रीवेंट्रिकुलर लीजन्स भी प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 जक्स्टा कॉर्टिकल लीजन्स भी प्रेजेंट हो सकता है, एंड प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 इंफ्राटेंटोरियल
लीजन। देखो 3 लीजन्स पर सबसे पहले इसमें कौन से होते हैं, बारकोव क्राइटेरिया में क्या होता है, एटलीस्ट 9 लीजन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, T2 पे, और प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 3 प्री वेंट्रिकुलर लीजन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 जक्टा कॉर्टिकल लीजन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और एटलीस्ट प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 इंफ्राटेंटोरियल लीजन्स पूछा जा सकता है। ये पूरी की पूरी ना दे के इसमें से एक ऑप्शन में भी मिल जाए तो आपका बारकोव क्राइटेरिया राइट होगा। व्हाट इज बीक्रा क्राइटेरिया? बीक्रा क्राइटेरिया क्या होता है? व्हाट इज बीक्रा क्राइटेरिया? बीक्रा क्राइटेरिया और बीक्रा क्राइटेरिया इवैल्यूएट एंड कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम। ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम का क्या करना है, उसकी स्ट्रेंथ को क्या करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ को क्या करना है, इवैल्यूएट और कंपेयर करना है ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम को। तो पूछा जा सकता है बीक्रा क्राइटेरिया क्या होता है, और बीक्रा क्राइटेरिया इवैल्यूएट एंड कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम्स। आगे बात करते हैं, ये देखो ड्रग एब्रीवेशन याद रखना, सारी की सारी ड्रग एब्रीवेशन को आप याद करना, सारी की सारी ड्रग एब्रीवेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक ड्रग आपकी मतलब ड्रग एब्रीवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 21 अपन बोल सकते हैं शिफ्ट है, तो पर डे 3 शिफ्ट है रखी गई हैं, तो काफ़ी लेंथी एग्ज़ाम होगा, तो सारी की सारी एब्रीवेशंस याद होनी चाहिए, पूछी जाएगी हर एग्ज़ाम में। पर्टिकुलर अपन बोल सकते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में एक एब्रीवेशन या 2 एब्रीवेशन पूछी जाएगी पर शिफ्ट में, मैं बोल रहा हूँ। सेकेंड शिफ्ट में भी पूछी जाएगी, थर्ड शिफ्ट में भी पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट है। तो एक शिफ्ट में पूछा गया है 13 को पूछा गया था HS जिसका मतलब होता है बेड टाइम, एट बेड टाइम। लेटिन इसका होता मतलब होता है होरा सोमनी। HS का मतलब होता है होरा सोमनी एट बेड टाइम। ब्लैक फीवर वाटर किस में देखने को मिलता है, मलेरिया के पेशेंट में। ये भी आया है क्वेश्चन, मलेरिया के पेशेंट में। मतलब पर्टिकुलर अपन शिफ्ट के काफ़ी क्वेश्चन कम देखने को मिले, मतलब अपन बोल सकते हैं कि मतलब सभी शिफ्ट को इंक्लूड करके ये वीडियो बनाया है, क्योंकि सभी को ये इतने ज़्यादा क्वेश्चन याद नहीं हो सकते, तो बच्चों के उनका रिव्यू लेके ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। अगर आपको और क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करना। तो ब्लैक वाटर फीवर किस में देखने को मिलता है, मलेरिया में। पोलियो वैक्सीन मार्क क्या होता है उसका, VVM। पोलियो मार्क का VVM होता है, याद रखना VVM सभी को पता है। तो वैक्सीन भी सारी इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल डायलेशन इन विच स्टेज ऑफ लेबर। सर्वाइकल डायलेशन किस में देखने को मिलता है, कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है लेबर की, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है। तो लेबर पूरा याद करना है आपको, क्योंकि थोड़ा सा भी देखने को मिल गया है लेबर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए लेबर। तो हर एक पॉइंट को लेबर से रिलेटेड याद करना है आपको। तो सर्वाइकल डायलेशन कौन सी स्टेज में देखने को मिलता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। व्हाट इज़ वेरासिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है, और भी पूछा जा सकता है। वेरासिटी क्या है, उसके अराउंड अपन को सारा याद करना है, तो मैं उसके लिए डेफिनेशन लेके आया हूँ। व्हाट इज़ वेरासिटी पूछा हुआ है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू। वेरासिटी का मतलब क्या होता है, उसकी क्वालिटी इज़ बीइंग ट्रू। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू होनेस्ट हो सकती है और एक्यूरेट हो सकती हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में ये देखने को मिला था टेलिंग द ट्रूथ, टेलिंग द ट्रूथ। तो आपका ऑप्शन ये राइट था, टेलिंग द ट्रूथ मतलब यही देखने को मिला था। लेकिन क्या पता अगले एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेगा द टेलिंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू, या होनेस्ट भी देखने को मिल जाए या एक्यूरेट भी देखने को मिल जाए। तो मैंने सारा इंक्लूड किया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर किसी पेशेंट का एडिमा है, अगर 6 mm है, तो उस कंडीशन को कौन सी अपन स्टेज में इंक्लूड करेंगे, तो थर्ड स्टेज में अपन इंक्लूड करेंगे। तो एडिमा की सारी स्टेज आप पढ़ना, कौन से एडिमा में, मतलब वंस अगर MM है एडिमा तो उस कंडीशन को कौन सी स्टेज में इंक्लूड करेंगे। अगर एडिमा 6 mm है तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे थर्ड स्टेज में इंक्लूड किया जाएगा। पूछा हुआ है क्वेश्चन। वॉरफेरिन का देखो एंटीडोट भी पूछ लिया है, तो सारे एंटीडोट्स भी याद रखना है आपको। तो वॉरफेरिन का एंटीडोट होगा विटामिन K इज़ द एंटीडोट ऑफ वॉरफेरिन। सभी को पता है वॉरफेरिन का एंटीडोट कौन सा होता है, विटामिन K। ये देखो आपका एक और प्रोसीजर पूछ लिया है, GIT सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है।
देखो विपल प्रोसीजर यूज इन विच कंडीशन, तो पैनक्रियाटिक अगर कैंसर है तो उसमें अपन कौन सा प्रोसीजर यूज़ करेंगे, विपल प्रोसीजर यूज किया जाता है पैनक्रियाटिक कैंसर में। तो विपल प्रोसीजर सारा इम्पोर्टेंट है, कुछ भी अपन को विपल प्रोसीजर के बारे में नहीं छोड़ना है, पीछे सारा याद करना है। तो विपल प्रोसीजर किस में यूज़ किया जाता है, पैनक्रियाटिक कैंसर में यूज़ किया। ये देखो करंट जेली लाइक स्टूल सीन इन विच कंडीशन, इंट्यूससेप्शन के पेशेंट में करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। किसी ने अगर राइट किया तो उसका ऑप्शन इंट्यूससेप्शन राइट किया तो आपका 1 नंबर दिया जाएगा आपको। अगर किसी पेशेंट को उसमें मतलब लैंग्वेज चेंज करके पूछा हुआ था, लेकिन रिव्यू करने के बाद में मेरे को ऐसा मिला है कि करंट अगर किसी का करंटली जेली लाइक स्टूल देखने को मिल रहा है तो वो कंडीशन एंटीससेप्शन को इंडिकेट करेगी। प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा कैलोरीज कितनी ऐड करेंगे, 350 किलो कैलोरी अपन ऐड करेंगे, जो नॉर्मल उनकी थी उसमें एक्स्ट्रा अपन ऐड करेंगे 350 किलो कैलोरी। तो ड्रग डोज 250 mg अवेलेबल डोज जी इन 5 ml, तो आपका राइट ऑप्शन था 2.5 ml। चलिए अपन आगे बात करते हैं कि आपके नॉन नर्सिंग अपन बोल सकते हैं कि आपकी रीजनिंग हो गई, मैथमेटिकल हो गई, करंट अफेयर्स कहाँ से पूछे जाएंगे, मैंने उनका रिव्यू लिया है तो उस पीडीएफ में अपन देखेंगे। मैंने बात की थी आपके नर्सिंग से आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। डीएसएसबी में अपन ने करीबन 100+ में अपन ने क्वेश्चन किए थे, मतलब जो भी आपके शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। अब अपन बात करेंगे नॉन नर्सिंग में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कि नंबरिंग है तो मैं वहाँ पे पीडीएफ में नहीं लिख सकता, तो उसके लिए मैंने एक अपने हैंड राइटिंग से खुद ने बनाए हैं। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा एक बार शेयर ज़रूर करना, देखना, कमेंट करना प्यारी सी। और एक नॉन नर्सिंग अपन डीएसएसबी में कहाँ से पढ़े जिससे आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस वीडियो को वॉच करना, एक प्यारी सी कमेंट करना। देखो सार्थक अंक से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सार्थक अंक मतलब हो गए आपके 4 ऑप्शन दे दिए। फर्स्ट ऑप्शन में हो गई आपकी 5 3 2 1 हो गई, अगले ऑप्शन में हो गई 3 2 1 हो गई, और अगले ऑप्शन में 4th ऑप्शन में मान लो 5 3 2 8 हो गई। तो सार्थक अंक कौन सा है, तो ध्यान रखना, सार्थक अंक से आप पढ़ लेना। चलिए आगे बात करते हैं वर्ड डिफ्रेंशिएशन, वर्ड को डिफरेंट करना, डिफ्रेंशिएशन से भी क्वेश्चन आया है, तो उस टॉपिक को आप एक बार जरूर रिवाइज करना है। वर्ड डिफ्रेंशिएशन से और रेशियो से क्वेश्चन आए हैं। समानुपाती जैसे हो गया आपका BGL हो गया, अनुपात FKG जैसे ये ऑप्शन आपका एग्ज़ाम में आ गया है। तो ये तो आता ही आता है, ये हो गया BGL, इसको अनुपात करके FKP दे दिया। तो आगे जैसे छोटा सा करके देखेंगे अपन, जैसे BGL हो गया आपका अनुपात में दे दिया FKP हो गया, और डबल अनुपात में आपका दे दिया RWB ये दिया, अगला अनुपात में दे दिया क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो यहाँ पे आपका क्या होगा राइट ऑप्शन। तो अपन बात करेंगे BGL हो गया, तो इसमें कितने अंक अपन ऐड करेंगे कि ये अगला वाला हो गया, तो अपन 4th समथिंग अपन इसमें ऐड करते जाएंगे। ये भी इसमें 4th अंक करेंगे, ये बन जाएगा। इसमें भी ये अपन ऐड करेंगे, मतलब अपन सबसे पहले ये देख लेंगे, इनमें रिलेशन देख लेंगे क्या 4th में आ रहा है, मतलब कोई भी संख्या हो रही 4th में देख लेंगे 4th आ रहा है। इसमें भी ये 4th G में अपन 4 ऐड करेंगे तो K हो जाएगा। L के अंदर अपन 4 ऐड करेंगे तो P हो जाएगा। तो अपन ये रिलेट हो रहा है, तो इसमें भी अपन R के अंदर 4 रिलेट करेंगे तो आपका V शायद V हो जाएगा। इसमें भी अपन W के अंदर भी 4 ऐड करेंगे, B के अंदर भी अपन 4 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड सारी टॉपिक पूरा अपन रिवाइज करना है, इसको नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा देख लेना है एक बार क्या इससे क्वेश्चन आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं। तो रेशियो इम्पोर्टेंट रहने वाला है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके रेशियो से पूछे जाते हैं। तो मैंने बता दिया किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखो कोड लैंग्वेज भी आपको पूछा गया है, कोड लैंग्वेज। ये देखो कोड लैंग्वेज या कोड भाषा में, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश हो गई आपकी, ये कोड भाषा में इसको अपन बोल सकते हैं। मतलब जस्ट एज एग्जांपल, इसमें मान लो मैंने हिंदी बोल दिया तो इंग्लिश को अपन बोलते हैं हिंदी। तो अगले ऑप्शन में आपको दे दे तो आगे ऑप्शन में आपका क्वेश्चन में दे देंगे कि मैथमेटिक्स को क्या बोलेंगे, तो कोड लैंग्वेज उसकी क्या होगी। तो कोड भाषा से, कोड लैंग्वेज से आप, मैंने टॉपिक दे दिया है उससे आप पढ़ लेना, मैं बता भी रहा हूँ साथ साथ में। तो क्या क्वेश्चन आएंगे, और ये क्वेश्चन आपका ऐसा क्वेश्चन था 5
51368 हो गया। आगे आपका ये देखो, देन ये क्या होगा, ये भी कूट की जैसे ही है, ये 513687604596 और 5 की जगह 6 लिख रहे हैं, इसी ये 1 की जगह 0 लिख रहे हैं, 3 की जगह 4 लिख रहे हैं, 6 की जगह 5 लिख रहे हैं, 8 की जगह 9 लिख रहे हैं, 7 की जगह 6 लिख रहे हैं। तो 7 की जगह अपन आगे 7 की जगह क्या लिखेंगे, 5 की जगह क्या लिखेंगे, 3 की जगह क्या लिखेंगे, 6 की वजह से जगह क्या लिखेंगे, 2 की जगह क्या लिखेंगे, 1 की जगह क्या लिखेंगे। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, पोजीशन से क्वेश्चन आ सकता है। पोजीशन मतलब अपन बोल सकते हैं कि आपकी ये इस पोजीशन पे ये हैं, इस पोजीशन पे ये, तो अगला कहाँ पे होगा, मतलब एक नंबरिंग दे दी आपकी। यहाँ पे 10 स्टूडेंट बैठे हैं, मतलब 10 स्टूडेंट बैठे हैं, लास्ट से 3 में सुरेश बैठा है और फर्स्ट में रमेश बैठा है, तो मिडिल पोजीशन में कौन होगा, तो वो पोजीशन से हो गए। स्टेटमेंट दे दिया, मतलब स्टेटमेंट अगर एक ही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दे दिया कि ये सभी बॉल पेन हैं और सभी पेन क्या हैं, आपकी पेंसिल है, और कुछ पेंसिलें क्या हैं, रबर हैं, तो उसमें आपका कंक्लूजन कौन सा क्या राइट होगा, ज़रूर पढ़ना वो। अगर 3 नंबर्स आर सिमिलर हाउ एवर वन ऑप्शन इज़ नॉट लाइक द अदर नंबर, देखो आपके 3 नंबर सिमिलर है और एक ऑप्शन आपका गलत है, तो उसको आप पहचानना। देखो 163, 171 और 167 और 173, तो इसमें से आप पहचानना, मेरे को कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आ रहा है। तो इसमें से एक अंक अलग होगा आपका, 171 आपका अलग होगा और बाकी सारी एज इट इज़ होंगे। आगे बात करते हैं, तो मैंने पूरा का पूरा देखो सारा एक्सप्लेन कर दिया। इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और एक ऑप्शन में आ गया आपका 0.13 अनुपात 0.069, ये देखो मैंने अभी बताया था ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, समानुपाती डबल अनुपात दे दिया 0.09 अनुपात क्या होगा इसका, तो इसका अपन करेंगे इससे अपन 0.3 से डबल करेंगे इसका, तो ये आएगा, ये आ जाएगा, तो 9 का हिस्सा 9 को 0.09 का डबल करेंगे तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा। और साइंस आर इंटरचेंज, साइंस को इंटरचेंज करना मतलब चेंज करना है, कोई भी साइंस है, मतलब जैसे आएगा 5 + 3 + 1 - 2 आपका भाग 3, तो अगर प्लस की जगह हो गया आपका माइनस और माइनस की जगह हो गया आपका प्लस, भाग की जगह आपका हो गया गुणा, तो ये सॉल्व करो। तो साइंस आर इंटरचेंज, ये क्वेश्चन पढ़ लेना आप। और आगे बात करते हैं अपन, नंबर्स आर इंटरचेंज, इसमें क्या होगा, नंबर्स आर इंटरचेंज मतलब साइंस तो कर दिए, जैसे प्लस को चेंज कर दिया माइनस के अंदर, अब इसमें होंगे नंबर्स, जैसे 5 को अपन ने नंबर में 3 लिख दिए, तो ये भी आप पढ़ लेना। सेम ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इजीली कर सकते हो आपको। फाइंड द मिसिंग नंबर, ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है। 17 देंगी, दे दिया 12 दे दिया, 6 दे दिया, -1 दे दिया, तो अगला ऑप्शन आपका क्या होगा, तो फाइंड द मिसिंग से पूरा का पूरा एक बार रट लेना है कौन कौन से पूछे जाएंगे। तो इसमें से अपन 17 में से 5 कटाएंगे तो 12 आएंगे, 12 में से अपन 5 अपन बोल सकते हैं 6 कटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 6 आएगा, और 6 में से अपन 6 घटाएंगे, अपन बोल सकते हैं कि 6 में से अपन शायद अपन ये करेंगे -6 अपन कैसे, जैसे 17 में से 17 और 5 कितने होंगे, 12 हो गए, 12 में से अपन 6 घटाएंगे तो 6 हो गए, और 6 में से ये अपन 7 घटाएंगे तो -1 होगा, और अगले -1 में से अपन 8 घटाएंगे तो -9 आंसर आपका आएगा। तो अपन को एक एक अंक बढ़ाते हुए करते हुए क्रम में अपन को ये करना है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें -9 आंसर आपका आएगा। आगे है अगर इफ़, ये देखो क्रॉस मैच में ये दे दिया इफ़ 15, ये देखो हैश दे दिया 3 है, इसके बराबर में क्या दे दिया 25 है, 27 के बराबर में क्या है हैश दे के 9 है, तो 15 है, तो 102 ये है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 152 अनुपात 19, तो उसको अपन ने कैसे किया है, 25 कैसे किया है, तो इसको अपन को गुणा करके क्या करना है कि अपना 25 बन जाए, इसको भी अपन को क्या करके क्या करना है तो 9 बन जाए ये, तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है क्वेश्चन।
तो मैं इसको बता दूं ये कैसे करना सॉल्व है। अपन को क्या करना है, वह 15 के अंदर 3 का भाग देना तो 5 आएगा, और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आपका 25 आंसर आ जाएगा। तो 27 के अंदर अपन क्या गुणा करेंगे, अपन गुणा करें भाग देंगे 27 के अंदर 9 का, तो 3 आ रहा है आपका, 3 आ रहा है, 9 का भाग दे दिया 27 के अंदर 3 आ रहा है, और 3 को 5 से गुणा करेंगे आपका 15 हो जाएगा। जैसे जैसे ये करना है 102 के अंदर 17 का भाग देना है और 5 से गुणा करना है। देन आपका ये देखो 152 है, 152 के अंदर भाग देना है 19 का, जो आपका आंसर आएगा उसको 5 से गुणा करना, आंसर आपका आ जाएगा। वेन डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम भी आएंगे आपके, और एक डायग्राम अपन ऐसे बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन रीजन्स, कनाडियंस एंड साइंटिस्ट, मतलब रशियंस हो गए, कनाडियंस एंड साइंटिस्ट, ये पूछा हुआ है आपके 2029 में, और अभी और 2024 में भी पूछ लिया है क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम, जैसे ये वेन डायग्राम है, ये है, ये इसको यहाँ से कट करेंगे, और रिलेशनशिप में भी क्वेश्चन आएंगे कि सारे के सारे एक कैसे होंगे, तो ध्यान रखना। डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब डिस्टेंस का हो सकता है कि एक पेशेंट है, मतलब एक कोई व्यक्ति है, यहाँ से चल रहा है उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर अपने राइट मुड़ गया दक्षिण की ओर, मतलब हम बोल सकते हैं कि पूर्व की ओर चला 10 किलोमीटर चल लिया, फिर देन राइट मुड़ गया और नीचे की ओर, मतलब हम बोल सकते हैं कि दक्षिण की ओर कुछ भी साइड में है, यहाँ पे अब चला जाएगा 5 किलोमीटर, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना क्या किलोमीटर है, तो याद रखना, ये भी पूछा जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट। क्यूब्स फिगर्स आर कट, ये क्यूब फिगर हो गया आपका, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्यूब फिगर हो गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको अगर काट दिया जाए तो कितने क्या क्यूब बनेंगे, ये भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। म्यूजिक और पॉपुलर डांस, क्यूब्स आर फिगर आर कट, ये हो गया आपका क्यूब्स का। म्यूजिक और पॉपुलर डांस, देखो आपके म्यूजिक, मतलब आपके इंडिया में सभी आपके स्टेट होंगे, इस स्टेट का ये सॉन्ग फेमस है, ये अपन बोल सकते हैं कि पॉपुलर डांस हैं, तो सारे के सारे डांस करंट अफेयर्स में पूछे जाएंगे। आपके जो भी फेस्टिवल्स हो गए, हर एक स्टेट का आपको याद रखना, फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ना, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स पढ़ लेना, और कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप कौन से इंपॉर्टेंट हैं क्या हैं उनके बारे में भी पढ़ लेना। अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीका महाद्वीप हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ होती हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आपके डैम हो गए, डैम मतलब बांध हो गए, डैम इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा डैम कहाँ से है, ये अपन बोल सकते हैं, ये डैम कहाँ पे है, करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं आपका, अरावलीज इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये देख लो, अरावलीज इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। अरावली ओल्डेस्ट है, मतलब इंडिया की रेंज के आधार पर ओल्डेस्ट अरावली को रखा गया है। एलसीएम एंड एलसीएम आपके मैथमेटिक्स में पूछे जाएंगे, एलसीएम एंड एलसीएम सारे के सारे याद करने हैं। 5 संख्याओं का औसत अगर 25 हैं, उसमें से 3 संख्याएं 21, 22 और 24 हैं, तो अन्य 2 का रेशियो 13:16 है, तो न्यूनतम संख्या याद करो, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ऐसा, मतलब मैं नंबरिंग आप चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा 100 to 100% प्रॉफिट और लाभ और आने से क्वेश्चन आएगा। ये अपन ने नॉन नर्सिंग, आपकी नर्सिंग पूरे 200 क्वेश्चन अपन ने डिटेल से पढ़े हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।